डियर स्टूडेंट, आज हमारा टॉपिक है प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। आज हम इस टॉपिक में 3 चीज़ें कवर करेंगे। फाइनेंशियल स्टेटमेंट कब प्रिपेयर करते हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्यों प्रिपेयर करते हैं और फाइनेंशियल स्टेटमेंट कैसे प्रिपेयर करते हैं। बिजनेस में हमारी जो डे टू डे एक्टिविटीज़ रहते हैं, हम उनको बिजनेस ट्रांजैक्शन कहते हैं। और बिजनेस ट्रांजैक्शन से हम जर्नल एंट्रीज, फिर लेजर, फिर ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर करते हैं। साल के एंड में हम लोग फाइनल अकाउंट प्रिपेयर करते हैं, क्योंकि हमें बिजनेस का प्रॉफिट और लॉस कैलकुलेशन करना है और बिजनेस के फाइनेंशियल पोजीशन को जानना है। इसीलिए हम फाइनल अकाउंट प्रिपेयर करते हैं। फाइनल अकाउंट हमेशा साल के एंड में प्रिपेयर किया जाता है। ये आपका डिपेंड करता है कि आप साल का जो एंड है वो कब करते हैं। जैसे कुछ लोग जनवरी से दिसंबर मानते हैं, तो उनका जो साल का एंड होता है वो 31 दिसंबर होता है। अगर जो बिजनेस ऑपरेशन अप्रैल से लेकर मार्च को क्लोजिंग करते हैं, वो लोग मार्च 31 को अपनी लास्ट डेट मानते हैं। तो फाइनल अकाउंट हमेशा साल के लास्ट डेट पर ही प्रिपेयर किया जाता है। फाइनल अकाउंट को हम लोग फाइनेंशियल स्टेटमेंट कहते हैं और हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट 2 पार्ट में डिवाइड है। एक हो गया इनकम स्टेटमेंट और एक हो गया आपका पोजीशनल स्टेटमेंट। इनकम स्टेटमेंट में हम लोग मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट लॉस अकाउंट प्रिपेयर करते हैं। और पोजीशनल स्टेटमेंट में हम लोग बैलेंस शीट प्रिपेयर करते हैं और कैश फ्लो, फंड फ्लो स्टेटमेंट प्रिपेयर करते हैं। देखो, इनकम स्टेटमेंट में जो हम प्रिपेयर करते हैं उनको हम अकाउंट्स कहते हैं, क्योंकि ये लेजर्स हैं, ठीक है। लेकिन पोजीशनल स्टेटमेंट में जो प्रिपेयर करते हैं, जैसे कि हमने पोजीशनल स्टेटमेंट में यहाँ पे देख रहे हैं बैलेंस शीट और कैश फ्लो प्रिपेयर करते हैं, वो हमारे अकाउंट्स नहीं है, वो हमारे स्टेटमेंट्स हैं। देखो, इनकम स्टेटमेंट में हमने जो सारे अकाउंट्स प्रिपेयर किए हैं, हम उनको इसीलिए प्रिपेयर करते हैं क्योंकि हमें कुछ कैलकुलेशन करनी है। जैसे मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट हम प्रिपेयर करते हैं, हमें कैलकुलेशन करना है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितना है। हम ट्रेडिंग अकाउंट प्रिपेयर करते हैं क्योंकि हमें कैलकुलेशन करना है हमारी ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस कितनी है। हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट प्रिपेयर करते हैं क्योंकि हमें नेट लॉस और नेट प्रॉफिट कैलकुलेशन करना है। लेकिन हम बैलेंस शीट कोई भी चीज़ कैलकुलेशन करने के लिए प्रिपेयर नहीं करते, हम बैलेंस शीट प्रेजेंट करते हैं। क्या बैलेंस शीट में प्रेजेंट करते हैं? असेट्स कितनी है, लायबिलिटीज़ कितनी है, यहाँ पर कोई कैलकुलेशन नहीं है, इसलिए हम इनको लेजर या अकाउंट्स नहीं कह सकते, हम इनको स्टेटमेंट कहते हैं। और एक चीज़, फाइनेंशियल अकाउंट्स में कैश फ्लो, फंड फ्लो की जो स्टेटमेंट हम प्रिपेयर करते हैं वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 के अनुसार है, लेकिन हमारे सिलेबस में ये कवर नहीं है, इसीलिए हम यहाँ पर कैश फ्लो स्टेटमेंट, फंड फ्लो स्टेटमेंट प्रिपेयर नहीं करेंगे। क्लियर? यहाँ पर हम लोग और एक चीज़ डिस्कस करेंगे, वो है हमारे बिजनेस हमारे 3 तरीके से होते हैं: सोल ट्रेड बिजनेस, पार्टनरशिप बिजनेस, कंपनी बिजनेस। यहाँ पर हर एक बिजनेस के लिए जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर किया जाता है, उनका फॉर्मेट, उनका रूल्स रेगुलेशन अलग तरीके से प्रिपेयर किया जाता है। हम यहाँ पर खुद को एक सोल ट्रेड बिजनेस मानते हैं और उसके हिसाब से हम लोग फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करते हैं, ठीक है। और सोल ट्रेड बिजनेस में हमने बिजनेस को 2 तरीके से डिवाइड किया हुआ है। एक हो गया आपका ट्रेडिंग बिजनेस, दूसरा हो गया आपका मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस। ट्रेडिंग बिजनेस हमारी वो बिजनेस है जहाँ पर हम फिनिश्ड गुड्स परचेज करते हैं और उसको सेल करते हैं, ठीक है। यहाँ पर हम कोई मैन्युफैक्चरिंग नहीं करते, कुछ भी नहीं करते, सिर्फ हम फिनिश्ड गुड परचेज करते हैं। हाँ, उसमें हम छोटा मोटा अगर कोई रिपेयर का काम होता है वो हम करते हैं हमारी वर्कशॉप में, लेकिन यहाँ पर हम गुड्स मैन्युफैक्चर नहीं करते, हम सीधा मार्केट से फिनिश्ड गुड्स परचेज करते हैं
और उसको मार्केट में सेल करते हैं। हम मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में क्या करते हैं, हम लोग गुड्स नहीं परचेज करते, हम लोग वहाँ पर रॉ मटेरियल परचेज करते हैं और उस रॉ मटेरियल से हम लोग गुड्स मैन्युफैक्चर करते हैं, उसके बाद हम गुड्स को मार्केट में बेचते हैं। इसीलिए जब हम ट्रेडिंग बिजनेस में रहते हैं तो हम लोग वहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट प्रिपेयर नहीं करते, हम सिर्फ ट्रेडिंग, प्रॉफिट लॉस एंड बैलेंस शीट प्रिपेयर करते हैं। जब हम मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न में रहते हैं तब हम मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट, फिर ट्रेडिंग अकाउंट, फिर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, फिर बैलेंस शीट प्रिपेयर करते हैं। अब हम समझते हैं स्टॉक को। स्टॉक हमारे 3 तरीके से होते हैं, या रॉ मटेरियल हो सकता है, वर्क इन प्रोग्रेस हो सकता है, फिनिश्ड गुड्स हो सकता है। रॉ मटेरियल का मतलब होता है कच्चा माल, फिनिश्ड गुड्स का मतलब होता है पक्का माल। जो हम गुड्स बनाने के लिए जो कच्चा माल हम खरीदते हैं उनको हम रॉ मटेरियल कहते हैं, ठीक है। और जब गुड्स प्रिपेयर हो जाता है, पूरा फिनिश्ड हो जाता है, उनको हम बोलते हैं फिनिश्ड गुड्स। क्लियर। और जो बीच में जो गुड्स प्रिपेयर प्रोसेस में है हम उनको वर्क इन प्रोग्रेस बोलते हैं। फिर से हमने हर रॉ मटेरियल को, वर्क इन प्रोग्रेस को, फिनिश्ड गुड्स को आप लोग देख पा रहे होगे, मैंने उसको 2 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है। एक हो गया ओपनिंग स्टॉक, एक हो गया क्लोजिंग स्टॉक। रॉ मटेरियल का रहता है ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक, वर्क इन प्रोग्रेस का भी ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक, और फिनिश्ड गुड्स का भी ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक क्या है? जब हमारे बिजनेस हम जब साल शुरू करते हैं तो हमारे पास पिछले साल का कुछ रॉ मटेरियल पड़ा हुआ है, पिछले साल का कुछ वर्क इन प्रोग्रेस पड़ा हुआ है, पिछले साल का कुछ फिनिश्ड गुड्स पड़ा है जो सेल नहीं हुआ है, उनको हम ओपनिंग स्टॉक कहते हैं। और इस साल हमारे जो बच जाते हैं, जो हम हमारी रॉ मटेरियल यूज़ नहीं हो पाया, या फैक्ट्री में अभी भी कुछ ऐसे प्रोसेस में कुछ गुड्स पड़े हुए हैं, या जो फिनिश्ड गुड्स हमारे बेच नहीं पा रहे हैं, उनको हम बोलते हैं क्लोजिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक मतलब हमारी पिछले साल का जो क्लोजिंग स्टॉक था वो हमारे इस साल के ओपनिंग स्टॉक हो गए, और इस साल का जो हमारे बच गए तो उनको हम क्लोजिंग स्टॉक कहते हैं, ठीक है। अब हम डिस्कस करते हैं एक्सपेंसेस को। एक्सपेंसेस का मतलब होता है खर्चा। एक्सपेंसेस को हमने 2 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है। एक होता है हमारा डायरेक्ट एक्सपेंसेस, एक होता है हमारा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस अगर गुड्स को से रेडी फॉर सेल का मतलब क्या होता है? देखो मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है एक्सपेंसेस व्हिच इज इनकर्ड बिफोर द गुड्स बिकम रेडी फॉर सेल। मतलब आप गुड प्रोड्यूस करने से पहले या उसको सेलेबल कंडीशन को लाने से पहले, देखो अगर आप मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न हो तो आप गुड्स को प्रोड्यूस करोगे, क्लियर। अगर आप मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न नहीं हो तो आपने डायरेक्ट मार्केट से फिनिश गुड खरीदा है तो उसको पैकेट करोगे, या उसको रिपेयर, कहीं पे छोटा कुछ प्रॉब्लम है गुड्स में उसको थोड़ा रिपेयरिंग करोगे, या उसमें अपनी ब्रांड का यूज़ करोगे। तो उसको सेलेबल कंडीशन में लाने के लिए गुड्स को एक्वायर करने से पहले जो आप खर्चा करते हो, जैसे आपने फिनिश गुड खरीदना है तो फिनिश गुड खरीदोगे, तो उसके लिए जब आप फिनिश गुड खरीदोगे तो आपको कुछ खरीदने के टाइम पर या आपकी जो स्टोर हाउस तक पहुंचने के टाइम तक जितना आपने खर्चा किया, गुड्स को एक्वायर करने से पहले आपने जो भी खर्चा कर लिया वो सारा खर्चा आपकी डायरेक्ट एक्सपेंसेस है, ठीक है। जैसे मैंने कुछ एग्जांपल्स आपके नीचे लिए हैं, जैसे वेजेस। वेजेस का मतलब क्या है? जो वर्कशॉप में या जो फैक्ट्री में जो वर्कमैन काम करते हैं, इनकी जो डेली पेमेंट होती है उनको हम वेजेस कहते हैं। कैरेज इनवर्ड, इनवर्ड का मतलब होता है परचेज। परचेज के टाइम पे जब आपने कैरेज कर रहे हो, या आप रॉ मटेरियल परचेज कर रहे हो, या गुड्स परचेज कर रहे हो, जो आप परचेज के टाइम पे जो कैरेज का एक्सपेंसेस करते हो, कैरेज का मतलब होता है जो आपने ट्रांसपोर्टेशन का जो खर्चा होता है, आप उसको डायरेक्ट एक्सपेंसेस कहते हो। इंपोर्ट ड्यूटी, बाहर के कंट्री से आप गुड्स रॉ मटेरियल मंगा रहे हो या गुड्स मंगवा रहे हो तो आपको इंपोर्ट ड्यूटी देना पड़ता है, तो आप वो भी आपका डायरेक्ट एक्सपेंसेस है। अगर वहाँ पर क्वेश्चन में दिया होता एक्सपोर्ट ड्यूटी, एक्सपोर्ट ड्यूटी का मतलब होता है बाहर कंट्री में बेचना, तो हम वहाँ पर गुड्स एक्वायर नहीं कर रहे हैं, वहाँ पर हम गुड्स बेच रहे हैं, तो वो हमारी डायरेक्ट एक्सपेंसेस नहीं होगा, वो हमारी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होगा। तो क्वेश्चन में हम लोग अच्छी तरह से देखेंगे कि हमारे पास क्या है,
इंपोर्ट ड्यूटी है या एक्सपोर्ट ड्यूटी है। अगर इंपोर्ट ड्यूटी है तो हमारी डायरेक्ट एक्सपेंसेस है, अगर एक्सपोर्ट ड्यूटी है तो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है। वैसे हमको देखना है कैरेज इनवर्ड है या कैरेज आउटवर्ड है। अगर कैरेज इनवर्ड है तो वो परचेज के टाइम पर है तो वो हमारी डायरेक्ट एक्सपेंसेस हो गया। अगर क्वेश्चन में दिया होगा कैरेज आउटवर्ड है तो वो हमारा सेल के टाइम पर है तो वो हमारी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हो गया। पावर, कोल, गैस, वाटर, ये सारे फैक्ट्री में खर्चे होते हैं। डॉक चार्ज, डॉक चार्ज क्या होता है? जब आप शिप के थ्रू कोई चीज़ मंगवाते हैं, इंपोर्ट करते हैं तो आपके डॉक पे एक चार्ज देनी पड़ती है। ठीक है, जैसे हमारी जो रेलवे की प्लेटफॉर्म होती है जहाँ पर हमारी जो ट्रेन रुकती है, जहाँ पर वो हमारी प्लेटफॉर्म है। वैसे शिप जहाँ पर रुकता है उसको हम डॉक कहते हैं। तो वहाँ पर हमारे सामान पड़े रहते हैं डॉक के ऊपर, इसलिए हमें डॉक के चार्जेस देनी पड़ती हैं। ठीक है, तो वो हो गया डॉक चार्ज, तो वो हमारी डायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं। कंज्यूमेबल स्टोर क्या हो गए? जब हम फैक्ट्री में जो हमारी मशीन्स है वो सही तरीके से चल पाए और हमेशा रन की कंडीशन में रहे तो हम लोग वहाँ पर इंजन ऑयल का, मशीन में इंजन ऑयल डालते हैं, ग्रीस लगाते हैं। ये जो इंजन ऑयल, ग्रीस, ये जो छोटे मोटे खर्चा करते हैं इनको हम कंज्यूमेबल स्टोर कहते हैं। तो ये भी हमारे प्रोडक्शन के दौरान या प्रोडक्शन से पहले या गुड्स को एक्वायर करने से पहले खर्चा करते हैं। तो ये सारे हमारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस हो गए। और डायरेक्ट एक्सपेंसेस को छोड़ने के बाद, गुड्स प्रोड्यूस हो जाने के बाद या गुड्स को एक्वायर करने के बाद अब जो भी खर्चा करोगे आप उनको इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस कहोगे। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को फिर से हमने दो पार्ट में डिवाइड किया हुआ है। एक हो गया हमारा ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, दूसरा हो गया नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। ऑपरेटिंग का मतलब है जैसे बिजनेस को ऑपरेट करने के लिए जो खर्चा नेसेसरी है उनको हम ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस कहते हैं। और जो खर्चा हम करते हैं लेकिन वो बिजनेस को ऑपरेशन के लिए नेसेसरी नहीं है तो वो उसको हम नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस कहते हैं। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। फॉर एग्जांपल, आपको टेलीफोन बिल्स, आपकी इंश्योरेंस, ये सब बिजनेस में हम इसीलिए करते हैं, सैलरी पेड करते हैं। मैनेजर लेवल पे जो लोगों को हम हायर किए हैं ऑफिस में, एक ऑफिस बनाते हैं हम लोग, कुछ एडवर्टाइजिंग करते हैं, तो ये बिज़नेस को अच्छे से स्मूथ रन करने के लिए जो हम खर्चा करते हैं उनको हम ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस कहते हैं। और इसके बाद भी जैसे कुछ खर्चा कुछ होता है, जैसे आपका बैड डेप्ट। बैड डेप्ट मतलब क्या? हमने डेप्टर से कुछ पैसे पाने थे, अब डेप्टर हमारे इंसॉल्वेंट हो गए तो डेप्टर से वो पैसा हमें अभी नहीं मिलेगा, उसको हम बैड डेप्ट कहेंगे। लेकिन वो तो बिज़नेस के ऑपरेशन के लिए रिलेटेड नहीं है ना, तो उसको हम नॉन ऑपरेटिंग कहते हैं। जैसे लॉस ऑन सेल ऑफ मशीन या लॉस बाय फायर, तो ये सारे जैसे होते हैं, ये सब ऐसे खर्चे हैं, ऐसे एक्सपेंसेस हैं जो हमारे बिजनेस के ऑपरेशन से डायरेक्ट रिलेटेड नहीं है, लेकिन ये हमारे खर्चे हैं तो इनको हम डायरेक्ट एक्सपेंसेस तो कहते हैं, लेकिन ये नॉन ऑपरेटिंग डायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है, नॉन ऑपरेटिंग इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है। क्लियर? अब हम आते हैं इनकम के ऊपर। जैसे हमारी एक्सपेंसेस दो पार्ट में डिवाइड हुआ था, वैसे यहाँ पर इनकम भी दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक हो गया आपका डायरेक्ट इनकम, एक हो गया आपका इनडायरेक्ट इनकम। जो इनकम आपका डायरेक्ट सोर्स होता है बिजनेस का, उसको हम डायरेक्ट इनकम कहते हैं। जैसे मेरा बिजनेस है फर्नीचर का, जो मैं फर्नीचर सेल करूँगा तो वो मेरी डायरेक्ट इनकम हो गया। लेकिन अगर फर्नीचर को सेल करने के छोड़ के, फर्नीचर को सेल को छोड़ के मैं कुछ दूसरे तरीके से कुछ इनकम करता हूँ तो मेरे वो इनडायरेक्ट इनकम हो जाएंगे। जैसे मैंने कोई कमीशन रिसीव कर लिया, कोई इंटरेस्ट रिसीव कर लिया, या मेरे कोई फिक्स्ड एसेट को प्रॉफिट में बेच दिया, तो वो मेरे इनडायरेक्ट इनकम हो गए। ठीक है, जो मेरा डायरेक्ट सोर्स होगा वो मेरा डायरेक्ट इनकम, और सेल को छोड़ के सारे इनकम जितने इनडायरेक्ट तरीके से मैंने इनकम करा वो सब इनडायरेक्ट इनकम है। अब हम डिस्कस करेंगे एसेट्स के। एसेट्स मतलब समथिंग विच गिव यू वैल्यू इन फ्यूचर। जो आपके पास कुछ है, जो आपको फ्यूचर में कुछ वैल्यू देगा, उसको हम एसेट्स कहते हैं। एसेट्स दो तरीके से होते हैं, एक हो गया फिक्स्ड एसेट, एक हो गया करंट एसेट। एसेट्स अगर आपको लॉन्ग टर्म बेनिफिट दे तो आप उसको फिक्स्ड एसेट कहते हो। अगर एसेट आपको शॉर्ट टर्म बेनिफिट दे तो उसको आप करंट एसेट कहते हो। अब लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म क्या होता है?
यहाँ पर टर्म मतलब ईयर होते हैं। जैसे आपकी असेट्स अगर 1 साल से कम टाइम बेनिफिट देता है तो आप उसको करेंट असेट कहोगे। अगर आपका असेट मोर देन 1 ईयर बेनिफिट देता है तो आप उसको फिक्स असेट कहोगे। यहाँ पर और एक डिफरेंशिएट होता है फिक्स असेट और करेंट असेट में, वो है आपका कैश। जो अगर आप असेट को बेच के कैश में कन्वर्ट कर लेते हो, इसकी जो टाइम ड्यूरेशन रहता है अगर वो ज़्यादा रहता है तो वो आपका हो गया फिक्स्ड एसेट। अगर ये कम टाइम में कोई एसेट को आप कैश में कन्वर्ट कर लेते हो तो वो हो गया आपका करेंट एसेट। ठीक है, फिक्स्ड एसेट को 2 तरीके से डिवाइड किया गया है। एक होता है आपका टेंजिबल एसेट, एक होता है आपका इंटेंजिबल एसेट। जिस एसेट्स को आप छू सकते हो, देख सकते हो, उनको आप टेंजिबल कहते हो। जिनको आप छू नहीं सकते, देख नहीं सकते, उनको आप इंटेंजिबल कहते हो। ठीक है, जैसे टेंजिबल फिक्स एसेट हो गया आपकी लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीन, फर्नीचर्स। इंटेंजिबल एसेट गुडविल, ब्रांड हो गया आपका, कॉपीराइट, पैटेंट्स। आप उनको छू नहीं सकते, आप उनको देख नहीं सकते, लेकिन ये सारे आपको लॉन्ग टर्म बेनिफिट देते हैं। क्लियर। अब आ गया करंट एसेट। करंट एसेट में कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, क्लोजिंग स्टॉक, सॉन्ड्री डेप्टर और भी बहुत सारे जैसे प्रीपेड एक्सपेंसेस, ऐसे कई सारे करंट एसेट्स भी हो सकते हैं। ये 2 एसेट्स को छोड़ के मैंने नीचे लिखा हुआ है और एक एसेट, वो हो गया हमारा फिक्टिटियस एसेट। फिक्टिटियस का मतलब होता है काल्पनिक, मतलब आपका वो रियल एसेट नहीं है, फिर भी आप उसे एज ए एसेट मानते हो और उसे बैलेंस शीट में प्रेजेंट भी करते हो, तो आप इस तरह के एसेट्स को फिक्टिटियस एसेट्स कहते हो। क्लियर। अब जो हम डिस्कस करेंगे वो हमारा है लायबिलिटी। आपको पता है एसेट्स की अपोजिट टर्म को लायबिलिटी कहते हैं। लायबिलिटी 2 तरह के होते हैं, फिक्स्ड लायबिलिटी, करंट लायबिलिटी। फिक्स्ड लायबिलिटी जिस लायबिलिटी को डिस्चार्ज करने में हमें मोर देन 1 ईयर लग जाता है, हम उसको फिक्स्ड लायबिलिटी कहते हैं, या उसको हम लॉन्ग टर्म लायबिलिटी कहते हैं। याद रहा, डिस्चार्ज करने में मोर देन 1 ईयर। करंट लायबिलिटी जिसकी डिस्चार्ज 1 ईयर में हो जाती है उसको हम करंट लायबिलिटी कहते हैं। ठीक है, नीचे दिया हुआ है कंटीजेंट लायबिलिटी। कंटीजेंट लायबिलिटी वो लायबिलिटी है जो हैपनिंग नॉन हैपनिंग इवेंट पे डिपेंड्स होता है। जैसे मैं अगर आपको ये बोलूँ आज बारिश होगा तो मैं आपको कुछ पैसा दूंगा, तो अब बारिश होने पर मेरे को कुछ पैसा आपको देने पड़ेंगे, तो वो मेरे हो गए लायबिलिटी, कंटीजेंट लायबिलिटी, जो एक पर्टिकुलर इवेंट पे डिपेंड्स करता है, तो इसको हम कंटीजेंट लायबिलिटी बोलते हैं। इस तरह से जो लायबिलिटीज़ हैं, क्या हम उनको बैलेंस शीट में रिकॉर्ड करते हैं? हाँ, हम उनको बैलेंस शीट पे रिकॉर्ड इसीलिए करते हैं क्योंकि ये हमारी प्रूडेंसी कंसेप्ट के अनुसार आता है। ठीक है, हम क्या करते हैं, हमारा बैलेंस शीट के अंदर इसको नोट ना करके हम उसको बैलेंस शीट के नीचे आज ए फुट नोट करते हैं। ठीक है, याद रखना, यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट नोट देके आपकी जो कंटीजेंट लायबिलिटी है वो बैलेंस शीट के अंदर नोट नहीं करते, बैलेंस शीट के बाहर उसके नीचे फुट नोट बनाते हैं और वहाँ पे हम लोग कंटीजेंट लिखते हैं। क्यों? क्योंकि हमारी जो फ्यूचर लायबिलिटी है वो हमें पता रहना चाहिए कि हमारी फ्यूचर लायबिलिटी क्या हो सकता है। ठीक है, अब हम प्रिपेयर करेंगे अपने अकाउंट्स। जो हमारा पहला अकाउंट्स है वो हमारी मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट्स है। ठीक है, ऊपर हमने हेडिंग कर दिया मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड। जो आपकी जो लास्ट डेट है 31 दिसंबर, साल जो भी होगा आप वहाँ पे नोट करना। फिर डेबिट, क्रेडिट, पर्टिकुलर अमाउंट। डेबिट साइड जो है वो हमारी एक्सपेंसेस साइड होता है, क्रेडिट साइड जो है वो हमारी इनकम साइड होता है। क्लियर। मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट हमारा नॉमिनल अकाउंट होता है, इसलिए जो सारे खर्चे हैं वो सब डेबिट साइड पे हम डाल देंगे। मैन्युफैक्चरिंग टाइम पे हमने क्या क्या यूज़ किया था, हमारे पास जो रॉ मटेरियल थे वो हमने यूज़ किया, हमारे पास जो पहले से वर्क इन प्रोग्रेस था वो हमने यूज़ किया, तो वो सारे ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस हम डाल दिए। उसके बाद हमने
कुछ रॉ मटेरियल ख़रीदा और हमारी जो परचेज रॉ मटेरियल के साथ जो हमारी मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस हैं वो हमने सब डाल दिया। डालने के बाद जो हमारा रॉ मटेरियल बच गया है, जो हमारा वर्क इन प्रोग्रेस बच गया है, जो हम इस साल इसको कंप्लीट नहीं कर पाए, वो हम क्या करते हैं, वो क्रेडिट साइड पे नोट कर सकते हैं या हम यहाँ से माइनस कर सकते हैं। आप यहाँ पे ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल से क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल को माइनस कर सकते हो, ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस से क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस को माइनस कर सकते हो, नहीं तो आप इसको क्रेडिट साइड में प्रेजेंट भी कर सकते हो। तो जब आप बैलेंस शीट फिगर निकालते हो, जो आपका बैलेंस शीट फिगर निकलता है आप उसको कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कहते हो। ठीक है, अब ये कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो है वो ट्रेडिंग अकाउंट में प्रेजेंट होता है। आप ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड पे नोट करते हो और वहाँ पर सेल से कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को माइनस करके आप ग्रॉस प्रॉफिट कैलकुलेशन करते हो। ठीक है, याद रखना, अगर आपका मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न नहीं है तो आप मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट प्रिपेयर नहीं करते हो, आप डायरेक्ट ट्रेडिंग अकाउंट प्रिपेयर करते हो। ठीक है, अगर आपकी मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट्स है, अगर आपकी मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है तो आप मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट प्रिपेयर करते हो और वहाँ पर आप कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन निकालते हो। अगर आपकी कोई मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है नहीं, आपकी ट्रेडिंग बिजनेस है, तो आप तो मैन्युफैक्चरिंग करोगे नहीं, तो आपको वहाँ पे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन नहीं आएगा। आप सीधा सीधा मार्केट से गुड्स परचेज करोगे और गुड्स परचेज करने के बाद आप उसको मार्केट में सेल करोगे, तो वहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट प्रिपरेशन करना ज़रूरी नहीं रहेगा। अब हम प्रिपेयर करेंगे ट्रेडिंग अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट में लिखा है, पहले देखो ट्रेडिंग अकाउंट भी हमारा नॉमिनल अकाउंट होता है और इसकी जो डेबिट साइड है वो हमारी एक्सपेंसेस साइड है, क्रेडिट साइड जो है वो हमारी इनकम साइड है। तो डेबिट साइड में मैंने पहले डाला ओपनिंग स्टॉक। यहाँ पर ओपनिंग स्टॉक का मतलब होता है ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स। ठीक है, जब आप गुड्स परचेज करोगे या जो गुड्स आप सेल करोगे, जो सेल लास्ट ईयर का जो गुड्स आपका बच गया था, जो फिनिश्ड गुड आपका बच गया था, उससे हम स्टार्ट करते हैं, तो वो हमारी ओपनिंग स्टॉक है। फिर से आप कुछ और गुड्स खरीदोगे। ठीक है, तो परचेज, यहाँ पे परचेज क्या है, देखो मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट्स में हमने जो परचेज लिखा था वो हमारी परचेज ऑफ रॉ मटेरियल है। यहाँ पे जो परचेज है वो हमारी परचेज ऑफ फिनिश्ड गुड्स है। ठीक है, हमने जब गुड्स परचेज़ करते हैं उसमें से अगर कोई गुड्स आपका ख़राब निकल जाता है, किसी के अंदर कुछ मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट्स हैं, तो हम उनको रिटर्न कर देते हैं सप्लायर्स को। तो परचेज से परचेज रिटर्न माइनस कर देते हैं और जो नेट परचेज निकलता है वो हम अमाउंट कॉलम में डाल देते हैं। उसके बाद जो हमारी डायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं, जो हमारी डायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं वो हम यहाँ पे डाल देते हैं। जो गुड्स को सेलेबल कंडीशन को लाने से पहले जितने खर्चे हमने किया था, वेजेस, कैरेज इनवर्ड, फैक्ट्री एक्सपेंसेस, ये सारे खर्चे हम लोग ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में डाल देते हैं। जो हमारी डायरेक्ट इनकम रहता है, जो हमारी डायरेक्ट इनकम रहता है वो हम ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में डाल देते हैं। जैसे मेरी सेल है तो मैंने सेल डाल दिया। अब सेल जो हमने किया, अगर हमारी कोई सेल में गुड्स हमारी कस्टमर रिटर्न कर देता है तो उसको हम सेल्स रिटर्न कहते हैं और वो सेल से माइनस करके नेट सेल को अमाउंट में डाल देते हैं। उसके बाद जो हमारी स्टॉक बच जाता है, जो हम बेच नहीं पाते हैं, जो हमारी क्लोजिंग स्टॉक रहता है, उसको हम क्रेडिट साइड पे डाल देते हैं। ठीक है, और जो बैलेंसिंग फिगर निकलता है उसको हम ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस कहते हैं। अगर हमारी इनकम साइड ज़्यादा होगा, एक्सपेंसेस साइड कम होगा, तो बैलेंसिंग फिगर एक्सपेंसेस साइड में आएगा, उसको हम ग्रॉस प्रॉफिट कहेंगे। अगर हमारी एक्सपेंसेस ज़्यादा होंगे और हमारी इनकम कम होंगे तो बैलेंसिंग फिगर इनकम साइड पे आएगा, उसको हम ग्रॉस लॉस कहते हैं। ठीक है, ग्रॉस प्रॉफिट, ग्रॉस लॉस जो भी हमारा निकलता है वो हमारे पीएल अकाउंट को ट्रांसफ़र हो जाते हैं। यहाँ पर हमने पीएल अकाउंट प्रिपेयर किया हुआ है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड हमने लिख दिया, डेबिट क्रेडिट लिख दिया, पर्टिकुलर अमाउंट सब कुछ लिख दिया। ये भी हमारा एक नॉमिनल अकाउंट्स है और ये ट्रेडिंग अकाउंट प्रिपेयर करने के बाद हम प्रिपेयर करते हैं।
ट्रेडिंग अकाउंट से जो हमारी प्रॉफिट या जो लॉस निकलता है वो हम पहले डाल देते हैं। अगर हमारा लॉस निकलता है तो हम यहाँ पे डेबिट साइड पे लिखते हैं, अगर हमारा प्रॉफिट निकला हुआ है ट्रेडिंग अकाउंट से तो हम इस तरफ लिखते हैं, ठीक है। उसके बाद जो हमारी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं, सारे एक्सपेंसेस को हम लोग इस तरफ डाल देते हैं, और जितने सारे हमारी इनडायरेक्ट इनकम है वो सब हम क्रेडिट साइड पे डाल देते हैं। क्लियर। इनकम से एक्सपेंसेस को माइनस कर लेते हैं। अगर बैलेंस शीट फिगर डेबिट साइड पे निकलता है तो हम उसको नेट प्रॉफिट कहते हैं। अगर बैलेंस शीट फिगर हमारे क्रेडिट साइड पे निकलता है तो हम उसको नेट लॉस कहेंगे। और नेट लॉस कैपिटल को ट्रांसफ़र कर जाता है, क्योंकि सोल प्रोप्राइटर बिजनेस में ओनर जो है वो सब कुछ, उसका प्रॉफिट है उसका लॉस है, तो जो भी प्रॉफिट निकलेगा हम ओनर को दे देंगे, ओनर को कैपिटल के साथ ऐड कर देंगे, या जो भी लॉस निकलेगा वो उनकी कैपिटल से माइनस कर देंगे। इसीलिए जो भी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से जो भी हमारा प्रॉफिट निकलता है या जो भी हमारा लॉस निकलता है हम वो कैपिटल अकाउंट को ट्रांसफ़र कर देते हैं, ठीक है। यहाँ पर हम एक चीज़ इम्पोर्टेंट नोट कर सकते हैं, वो है हमारी लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम एंड हाउस होल्ड एक्सपेंसेस। ये दो खर्चे, देखो, एक हो गया लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम, एक हो गया हाउस होल्ड एक्सपेंसेस, और एक होता है इनकम टैक्स। ये जो खर्चा मैं बोल रहा हूँ ये सारे खर्चे ओनर के पर्सनल खर्चे हैं, ठीक है। तो ये खर्चा हम लोग इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस मतलब पीएल अकाउंट में नहीं डाल सकते। इसको आज ए ड्राइंग मानते हुए ये हम बैलेंस शीट प्रिपेयर के टाइम पे कैपिटल से माइनस कर सकते हैं, ठीक है। मैं फिर से बोल रहा हूँ, आप नोट कर सकते हैं। लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम, हाउस होल्ड एक्सपेंसेस, इनकम टैक्स, ये सारे खर्चे ओनर के पर्सनल एक्सपेंसेस होते हैं, इसीलिए हम उनको पीएल अकाउंट डेबिट साइड पे नहीं डालेंगे, उनको एज ए ड्राइंग कैपिटल से माइनस कर सकते हैं, ठीक है। अब हम प्रिपेयर करेंगे बैलेंस शीट। बैलेंस शीट प्रिपेयर करना हमारे पास दो मेथड रहता है, ठीक है। बैलेंस शीट प्रिपेयर करने का जो मेथड्स रहते हैं उनको हम मार्शलिंग ऑफ असेट्स एंड लायबिलिटी कहते हैं। इनके जो मेथड्स हैं ये दो तरीके से भी बैलेंस शीट प्रिपेयर कर सकते हैं। इनको एक कहते हैं इन ऑर्डर ऑफ लिक्विडिटी, दूसरा होता है आपका इन ऑर्डर ऑफ परमानेंसी। लिक्विडिटी मेथड क्या है, आप वर्ड्स को समझ जाओगे तो आपको मेथड्स भी याद रह जाएंगे। लिक्विडिटी मतलब जो आपकी एसेट्स हैं जितने जल्दी कैश में कन्वर्ट होते हैं उनको हम लिक्विडिटी कहते हैं। मतलब आपकी जो एसेट्स है, जैसे आपकी कैश इन हैंड हो गया, वो तो ऑलरेडी कैश में कन्वर्ट हुआ है। सन्ड्री डेप्टर को कैश में कन्वर्ट करना ईजी रहता है क्योंकि वो करंट एसेट्स हैं। तो जो एसेट्स आपको जितनी जल्दी कैश देंगे तो इनकी लिक्विडिटी उतनी जल्दी रहता है, ठीक है। और जो एसेट्स आपको नहीं दे पाते हैं, जैसे आपकी कैश में कन्वर्ट होने में उनको टाइम लगता है, तो उनको हम फिक्स्ड एसेट कहते हैं। तो लिक्विडिटी मेथड में हम लोग क्या करते हैं, जो हमारी जो करेंट एसेट्स हैं वो पहले हम नोट करते हैं, उसके बाद हम लोग फिक्स्ड एसेट को नोट करते हैं। और परमानेंसी में जैसे इसका अपोजिट रहता है, पहले हम फिक्स्ड एसेट को नोट करते हैं, जो हमारी परमानेंट जो हमारी फिक्स्ड एसेट है वो हम पहले नोट करते हैं, उसके बाद हम करंट एसेट्स को नोट करते हैं। वैसे लायबिलिटी साइड पे भी होती है। लिक्विडिटी में पहले हम जिन लायबिलिटी को डिस्चार्ज कर सकते हैं उनको पहले नोट करते हैं, जैसे करंट लायबिलिटी को पहले नोट करते हैं, उसके बाद हम फिक्स्ड लायबिलिटी को नोट करते हैं। परमानेंस में जो लायबिलिटी बड़ा है, लॉन्ग टर्म लायबिलिटी, जो फिक्स्ड लायबिलिटी, उनको पहले हम नोट करते हैं, उसके बाद हम करंट लायबिलिटी को नोट करते हैं, ठीक है। यहाँ पर मैंने बैलेंस शीट जो प्रिपेयर किया हुआ है वो लिक्विडिटी मेथड में किया हुआ है, ठीक है। तो मैंने इसीलिए पहले करंट लायबिलिटी नोट किया हुआ है, देख सकते हो आप। बैंक ओवरड्राफ्ट, बिल्स पेएबल, सारे करंट लायबिलिटी मैंने नोट कर लिया। उसके बाद मैंने फिक्स्ड लायबिलिटी नोट किया, उसके बाद मैंने कैपिटल को नोट किया। अगर ये मेरा परमानेंस मेथड होता, तो पहले मैं इस कैपिटल को ऊपर नोट करता, उसके बाद मेरी फिक्स्ड लायबिलिटी रहता और करंट लायबिलिटी जो है वो मेरा नीचे रहता। समझ में आ रहा है। अगर वैसे एसेट्स भी होते हैं,
करेंट असेट्स पहले, मैंने यहाँ पर लिक्विडिटी है इसलिए मैंने करेंट असेट पहले लिखा, नीचे फिक्स्ड असेट लिखा। अगर यह हमारी परमानेंस मेथड होता तो मैं पहले फिक्स्ड असेट लिखता, उसके नीचे करेंट असेट लिखता, ठीक है। और बैलेंस शीट एंड के फुट नोट ये रहते हैं हमारी फुट नोट। फुट नोट में मैंने लिखा है पर कंटीजेंट लाइबिलिटी इफ एनी। आपके पास कोई कंटीजेंट लाइबिलिटी रहता है, अगर क्वेश्चन में कोई कंटीजेंट लाइबिलिटी अवेलेबल इन्फॉर्मेशन है तो आप यहाँ पे नीचे उसको नोट कर सकते हैं। और बैलेंस शीट ऊपर हमेशा लिखते समय आप कभी भी ये गलती मत कर देना, यहाँ पे डेबिट क्रेडिट मत लिखना, टू और बाय कभी मत लिखना। क्यों? क्योंकि बैलेंस शीट एक स्टेटमेंट होता है, ये आपका लेजर नहीं होता है, ठीक है। और बैलेंस शीट एक पर्टिकुलर डेट पे प्रिपेयर किया जाता है, इसीलिए उसको आज ऑन या आट ऑन हम लिख सकते हैं। हम यहाँ पे बैलेंस शीट आज ऑन लिखे हैं तो हम यहाँ पे बैलेंस शीट आट ऑन भी लिख सकते हैं। तो क्योंकि ये एक पर्टिकुलर डेट पे प्रिपेयर किया जाता है, ये एक स्टेटमेंट है। ये लेजर जैसे प्रिपेयर किए जाते हैं लेकिन लेजर अकाउंट नहीं है, इसलिए यहाँ पर डेबिट क्रेडिट टू और बाय नोट नहीं करना, ठीक है। ऐसे बैलेंस शीट आप उसको परमानेंस मेथड में भी प्रिपेयर कर सकते हो। मैंने यहाँ पे लिक्विडिटी मेथड में प्रिपेयर किया हुआ है, आप उसे परमानेंस मेथड में भी प्रिपेयर कर सकते हो। अब हम थोड़े प्रैक्टिकल में चलते हैं। प्रैक्टिकल में क्या रहता है, हमें प्रैक्टिकल में एक ट्रायल बैलेंस दिया रहता है, ठीक है। और ट्रायल बैलेंस में कई सारे अकाउंट्स रहते हैं और हमें उस ट्रायल बैलेंस को देख के ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट प्रिपेयर करनी होती है, ठीक है। तो ये हमारे ट्रेडिंग अकाउंट्स रहेगा। यहाँ पर मैंने एक ट्रेडिंग अकाउंट प्रिपेयर किया है, देख सकते हो आप। और ट्रेडिंग अकाउंट्स में ये 4 कॉलम रहते हैं। ये मेरे हो गए सीरियल नंबर, और ये मेरे हो गए अकाउंट नेम, और ये मेरे हो गए डेबिट अमाउंट और क्रेडिट अमाउंट। और ये मेरे जो ट्रायल बैलेंस है, ट्रायल बैलेंस के अंदर मैंने 4 आइटम सीरियल नंबर में लिया हुआ है। 1 2 3 4 5 6 आइटम लिया हुआ है। क्या क्या 6 आइटम रहते हैं? कैपिटल अकाउंट, एक हो गया आपका लाइबिलिटी, एसेट्स, ये हो गए आपकी एक्सपेंसेस, ये हो गए आपका इनकम, ये हो गया आपका ड्राइंग। तो ट्रायल बैलेंस में जितने सारे आइटम्स आपको दिए रहते हैं, ये सारे आइटम्स ये 6 कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है, ठीक है। इस ट्रायल बैलेंस को देख के हमें क्या प्रिपेयर करना है, हमें 3 अकाउंट प्रिपेयर करनी है। एक ट्रेडिंग अकाउंट प्रिपेयर करना है, एक प्रॉफिट लॉस अकाउंट प्रिपेयर करना है, और एक हमें बैलेंस शीट प्रिपेयर करना है। तो ये हमारी ट्रेडिंग अकाउंट हो गया, ये हमारी पीएल अकाउंट हो गया, और ये हमारी बैलेंस शीट प्रिपेयर हो गया, ठीक है। डेबिट क्रेडिट, डेबिट क्रेडिट, डेबिट क्रेडिट। अब देखो, जो हमारी ट्रेडिंग अकाउंट से, सॉरी बैलेंस शीट में डेबिट क्रेडिट नहीं रहता है, ठीक है। ट्रेडिंग अकाउंट और पीएल अकाउंट आपके नॉमिनल अकाउंट्स हो गए, नॉमिनल अकाउंट, ठीक है। तो ये हमारी जो डेबिट साइड है वो हमारी एक्सपेंसेस साइड हो गया, और क्रेडिट साइड जो है वो हमारी इनकम साइड हो गया। डेबिट क्रेडिट ये दोनों हमारे लेजर में रहते हैं, बैलेंस शीट में नहीं रहते हैं, ठीक है। तो यहाँ से जब हम ट्रायल बैलेंस को स्टडी करेंगे, ट्रायल बैलेंस के हर एक आइटम को हम अच्छी तरह से देखेंगे कि एक आइटम कहाँ हम रिकॉर्ड करेंगे, कहाँ हम उसको पोस्ट करेंगे। जैसे कैपिटल अकाउंट से पहले हमने लिखा है कैपिटल, तो कैपिटल कहाँ जाएगा? कैपिटल आपकी बैलेंस शीट लाइबिलिटी साइड पे जाएगा। ये हमारी लाइबिलिटी साइड हो गया, और ये हमारी एसेट साइड हो गया। तो कैपिटल हम लाइबिलिटी साइड पे जाएगा। तो हम यहाँ पे ऐसे ट्रायल बैलेंस जब बनाएंगे, ट्रायल बैलेंस को जब हम क्वेश्चन में स्टडी करेंगे तो हम क्या करेंगे, ऐसे कैपिटल के साइड पे ऐसे लाइबिलिटी नोट कर लेंगे, ताकि हमें ये याद रहेगा कि हमें कैपिटल को लाइबिलिटी साइड पे लेना है, ठीक है। लाइबिलिटी तो लाइबिलिटी साइड पे जाएगा, एसेट आपकी एसेट साइड, बैलेंस शीट पे जाएगा। एक्सपेंसेस, देखो यहाँ पे जब ट्रायल बैलेंस आप प्रिपेयर करोगे आपको कई सारे खर्चे देंगे। खर्चा मतलब डेबिट साइड है, खर्चा आपका ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में जा सकता है, पीएल अकाउंट के डेबिट साइड में भी जा सकता है। आपको क्या करना है, इस खर्चे को एनालिसिस करके देखना ये है कि खर्चा डायरेक्ट एक्सपेंसेस है या खर्चा आपका इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है।
अगर खर्चा आपकी डायरेक्ट एक्सपेंसेस हुआ तो ये आपकी ट्रेडिंग अकाउंट में जाएगा, ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड में जाएगा। अगर खर्चा आपका इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है तो ये आपकी पीएल अकाउंट का डेबिट साइड में जाएगा। ठीक है। वैसे आप इनकम को भी वैसे आप मार्क कर सकते हो। इनकम अगर आपकी डायरेक्ट इनकम हुआ तो ये आपका ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में जाएगा। ठीक है। और अगर आपका ये इनडायरेक्ट इनकम हुआ तो ये आपकी पीएल अकाउंट के क्रेडिट साइड में जाएगा। तो ऐसे आप नोट कर सकते हो और ड्राइंग को कैपिटल से आप माइनस कर सकते हो। तो आपको करना क्या है, घर पे जितने सारे ट्रायल बैलेंस है, सारे ट्रायल बैलेंस से आपको ऐसे सारे आइटम को स्टडी करने हैं और उनके साइड पे कहाँ कौन और कैसे आप बैलेंस शीट में पोस्ट करोगे, किसको हम ट्रेडिंग अकाउंट में पोस्ट करोगे, किसको आप पीएल अकाउंट में पोस्ट करोगे। आप पहले उसको अच्छी तरह से एक पेंसिल में नोट कर लेना। अगर कोई डाउट्स निकलता है, अगर आपको लगता है कि नहीं यहाँ पर हमको समझ में नहीं आ रहा है, इस आइटम का मीनिंग नहीं समझ में आ रहा है, तो आप मुझे वो चीज़ पूछ लेना। ठीक है। तो आप एक बार घर पे इसे अच्छी तरह से स्टडी करो और आप इसको अच्छी तरह से एक बार आपकी जो बुक्स में जो एक्सरसाइज दिए हैं या जो इलस्ट्रेशंस दिए हैं आप उनके साथ इसको प्रिपेयर करो। अगर कुछ प्रॉब्लम आता है आप मुझे मैसेज या कॉल करो। ठीक है।